इसराइल और लेबनान के बीच हुआ दूसरा युद्ध अभी कुछ ही महीनों पहले खत्म हुआ था। जहां इसराइल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था, वहीं लेबनान की हालत तो बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। खास तौर पर राजधानी बेरूत और देश के दक्षिण हिस्से में स्थित सैकड़ों गांव मलबे में तब्दील हो चुके थे। लेकिन चारों तरफ फैली इस अराजकता और तबाही के बीच भी सलाह एज़ेदीन नाम का एक व्यापारी अभी भी अपना जीवन अत्यंत आलीशान तरीके से जी रहा है। 46 वर्ष के इस बेहद अमीर व्यापारी का जन्म दक्षिण लेबनान के मारूब नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो उत्तरी इजराइल से केवल 13 मील की दूरी पर बसा हुआ है। रोमन पैलेस जैसे घर में एक राजा की तरह रहने वाले सलाह एज़ेदीन के केवल 2 ही सपने थे। पहला, अपनी दौलत को तेजी से बढ़ाना, और दूसरा, इस दौलत का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ दोस्ती करना। अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए एज़ेदीन साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हुए बड़ी ही तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी की नजर लग जाती है। एक ऐसे आदमी की नजर जो एज़ेदीन को मोहरा बना हिजबुल्लाह की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना चाहता था। जासूसी दुनिया की शतरंज का ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाला ये आदमी कूटनीति की बिसात पर हिजबुल्लाह के साथ ऐसा खेल खेलने वाला था जिसमें सामने बैठे विरोधी को शय देने से बहुत पहले ही मात दे दी जाती है। नमस्कार, जय मां भारती। इजराइल और लेबनान के दूसरे युद्ध के बाद बेरूत से लेकर दक्षिण लेबनान तक केवल तबाही ही तबाही थी। लाखों घर मलबे में तब्दील हो चुके थे और अपनी इस हालत के लिए अब लोगों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ दबी दबी सी आवाजें उठाना शुरू कर दिया था। लेबनान के बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग में भी इस युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह के खिलाफ आलोचना का स्वर उठना शुरू हो गया था। लेकिन इससे पहले कि ये स्वर जोर पकड़ पाता, हिजबुल्लाह लोगों के लिए नए घर बनवाना शुरू कर देता है। लेबनान के समुद्री तटों पे जहाजों की कतारें लग जाती हैं और ये सभी जहाज नई नवेली सेडान गाड़ियों से लदे होते हैं। आम लोगों के लिए नए घर बनवा के उनको नई गाड़ियां देके हिजबुल्लाह अपने लिए समर्थन और निष्ठा जुटाने में लग गया था और इसमें उसको अच्छी खासी सफलता भी मिल रही थी। ये देख उस समय मोसाद के चीफ रहे मीर दगान थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उन्हें एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लेबनान की जनता उसी आतंकी संगठन का झंडा कैसे लहरा सकती है जो उसकी इस दयनीय दशा के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और दूसरी बात जो उनको समझ में नहीं आ रही थी वो ये कि पूरी तरह कंगाल हो चुके हिजबुल्लाह के पास इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ गया। इसी सोच में डूबे मीर दगान एक दिन अपने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर यूरी एल दगान को फोन करके उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं हिजबुल्लाह को चूना लगाना चाहता हूं। अपने चीफ से आदेश मिलते ही ऑफिसर यूरी अपनी टीम के साथ हिजबुल्लाह की आर्थिक प्रणाली को कमजोर करने पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये वो समय था जब 2007 का आगमन होने वाला था और एक अति गंभीर आर्थिक संकट बिल्कुल चुपचाप अमेरिका को अपने लपेटे में ले रहा था। आए दिन न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्नल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में लोगों को चूना लगाने वाले वॉल स्ट्रीट के ठगों और नटवर लालों की खबरें छपा करती थीं। एक दिन ऐसी एक खबर के ऊपर ऑफिसर यूरी की नजर पड़ती है और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये कि यदि किसी अमीर आदमी को पूरी तरह खत्म करना हो तो उसे मारने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि उससे उसका पैसा छीन लिया जाए। दक्षिण लेबनान के एक छोटे से गांव में रहने वाले सलाह एज़ेदीन का घर ऐसा था जिसे देख जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का विलन भी जलन के मारे फूंक जाता।
इस विशालकाय घर के चारों तरफ बनी पत्थर और स्टील की दीवार पर नक्काशी का काम करवाया गया था। ब्लैक स्टील का बना मेन गेट पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक था, जिसका कंट्रोल एक सिक्योरिटी गार्ड के पास हुआ करता था और ये गार्ड जिस कमरे में बैठता था वो कमरा इस गांव के ज्यादातर घरों से कहीं बड़ा था। घर के अंदर की जमीन पूरी तरह महंगी वाली हरी घास से ढकी हुई थी और जगह जगह म्यूजिकल फव्वारे लगे हुए थे। इसी महंगी वाली हरी घास के चप्पे चप्पे पर ऑटोमेटिक हथियार टांगे लंबे चौड़े गार्ड्स 24 घंटे चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ते थे। किसी भी चीज को हाथ लगा सोने में बदल देने वाला एज़ेदीन हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता था और उसका इस संगठन के सेक्रेटरी जनरल शेख नसरल्ला के साथ भी काफी उठना बैठना था। वो एक ट्रैवल एजेंसी भी चलाता था जो इराक और ईरान में रहने वाले हिजबुल्लाह कमांडर्स और उनके परिवारों को अपने खर्चे से हज पर भेजा करती थी। ट्रैवल एजेंसी के अलावा एज़ेदीन का एक पब्लिशिंग हाउस भी था जो हिजबुल्लाह द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों के लिए किताबें छापने का काम किया करता था। पब्लिशिंग हाउस के साथ साथ एज़ेदीन एक रेडियो स्टेशन भी चला रहा था और इन दोनों का ही प्रयोग हिजबुल्लाह के रंगीन प्रोपेगेंडा का प्रचार और प्रसार करने के लिए किया जाता था। एज़ेदीन एक जीनियस इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा मार्केटर भी था। हिजबुल्लाह की नजरों में आने के लिए उसने अपने पब्लिशिंग हाउस और रेडियो स्टेशन दोनों का ही नाम हादी रखा हुआ था। अब ये हादी कौन था? ये हादी था हादी नसरल्ला, शेख नसरल्ला का सबसे बड़ा बेटा जो 1997 में इजराइल के साथ लड़ते हुए मारा गया था। अपनी कंपनियों का नाम हादी के ऊपर रखने से एज़ेदीन को बहुत ही जल्दी हिजबुल्लाह की टॉप रैंक्स में स्वीकार कर लिया जाता है। कुछ ही सालों के भीतर एज़ेदीन हिजबुल्लाह के वरिष्ठ राजनीतिक, धार्मिक और फौजी नेताओं के साथ उठने बैठने लगा था। उसकी उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हालत अब यह हो चुकी थी कि वो हिजबुल्लाह के धार्मिक गुरु शेख फजलल्लाह के आशीर्वाद के बिना कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में सोचता तक नहीं था। एक आतंकी गिरोह से स्वीकृति और आशीर्वाद मिलने की ये मानसिक जरूरत ही कारण थी कि एज़ेदीन जी खोल के हिजबुल्लाह के ऊपर अपना पैसा लुटाया करता था। लेकिन एक बात जिससे वो अभी तक पूरी तरह अनजान था वो ये कि उसकी यही मानसिक जरूरत बहुत ही जल्द उसके पतन का कारण बनने वाली थी। 2006 के लेबनान युद्ध के बाद जो पैसा एज़ेदीन ने बेरूत और दक्षिण लेबनान में होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों पर खर्च किया था, ये पैसा असल में दमास्कस के रास्ते तेहरान से हवाई जहाजों में भर भर के लाया गया था। हिजबुल्लाह की देखरेख में ईरान से आया ये पैसा जहां लेबनान की जनता में बांटा गया था, तो वहीं इसका एक बड़ा हिस्सा एज़ेदीन को निवेश करने के लिए भी दिया गया था और इसी हिस्से के ऊपर मोसाद की नजर पड़ गई थी। हिजबुल्लाह के इस पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए अब एज़ेदीन को निवेश की आवश्यकता थी और इसके लिए वो अरब की खाड़ी में अलग अलग देशों की यात्रा करने लगता है। कुवैत से दोहा और मनामा से अबू धाबी तक एज़ेदीन अनेकों व्यापारियों से मिलना शुरू कर देता है और ऐसी ही कुछ मीटिंग्स के लिए वो दुबई जाने का प्लान भी बनाता है। प्लान जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। दुबई में एज़ेदीन कुछ युवा निवेशकों से मिलता है जिन्होंने अभी अभी एक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया था। ये निवेशक एज़ेदीन को विश्वास दिलाते हैं कि यदि वो उनके इस फंड में अपना पैसा निवेश करता है तो उसे 40 से 50% तक रिटर्न्स मिलना गारंटीड है। 40 से 50% रिटर्न्स की गारंटी। ये सुन के एज़ेदीन की आंखों के सामने लालच का अंधेरा छा जाता है और वो बिना निवेशकों की जांच पड़ताल किए उनके फंड में पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। एक महीने बाद जब दुबई में बैठे वो अमेरिकी निवेशक एज़ेदीन के बैंक अकाउंट में उसका 50% रिटर्न जमा करवाते हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इस फंड में और ज्यादा निवेश करना शुरू कर देता है और अब हर महीने लाखों की जगह करोड़ों डॉलर्स लेबनान से दुबई उस फंड में जमा होने लगते हैं। एज़ेदीन के लिए दुबई का ये फंड सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुका था और अब वह हिजबुल्लाह में अपने दोस्तों को इन अंडों का स्वाद चखाने के लिए मरा जा रहा था।
जल्द ही एज़ेदीन अल मुस्तमीर नाम से एक फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर देता है और इसके दरवाजे सबसे पहले हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के लिए खोले जाते हैं। वो संगठन के वरिष्ठ कमांडरों को 40 से 50% प्रॉफिट की गारंटी देता है और देखते ही देखते उसके ऑफिस के बाहर कंधे पर बंदूक और हाथों में नोटों के बंडल लिए लोगों की लंबी कतार लगना शुरू हो जाती है। हिजबुल्लाह का करता धरता शेख नसरल्ला भी अपने लाखों डॉलर्स एज़ेदीन की इस कंपनी में निवेश कर देता है, डॉलर जो सीधा हिजबुल्लाह की तिजोरियों में हाथ डालकर निकाले गए थे। एज़ेदीन की कंपनी से हिजबुल्लाह और उसके कमांडरों का धन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। एज़ेदीन एक स्टार बन चुका था और अब उसे हिजबुल्लाह के फंक्शनों में चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाने लगा था। हिजबुल्लाह और अमीर विदेशी क्लाइंट्स के अलावा लेबनान के आम लोग जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और मैकेनिक भी अपने जीवन भर की कमाई एज़ेदीन की इस कंपनी में निवेश करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद शूर नाम का ऐसा ही एक दुकानदार जो 4 बिना मां के बच्चों का अकेला बाप था, अपने जीवन भर की कमाई जो पूरे $45,000 थी, एज़ेदीन की इस कंपनी में निवेश कर देता है। ग्रीड, जिसे लोग लालच या अति लोभ भी कहते हैं, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये कि इसके ऊपर खड़े किए गए सपनों के महल एक ना एक दिन ढहते जरूर हैं। एज़ेदीन ने अपने निवेशकों को दौलत से भरे सुनहरे भविष्य के जो सपने दिखाए थे, वो बहुत ही बुरी तरह टूटने वाले थे। अगस्त 2009 में एक दिन एज़ेदीन अपने एक निवेशक के लिए $2 लाख का चेक साइन करता है। इस निवेशक का नाम था हुसैन हसन और ये लेबनान का कोई आम सा प्लम्बर या दुकानदार नहीं, बल्कि शेख नसरल्लाह का करीबी दोस्त और राजनीतिक सलाहकार होने के साथ साथ लेबनान की संसद का एक सदस्य भी था। एज़ेदीन से मिला ये चेक हुसैन अपने बैंक में जमा करवाता है, लेकिन ये चेक बाउंस हो जाता है और हुसैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एज़ेदीन के सारे अकाउंट्स खाली किए जा चुके थे। दुबई में बैठे उसके वो पार्टनर्स जो उसे पिछले 2 सालों से 40-50% का मुनाफा देते आ रहे थे, वो रातों रात फंड के बैंक अकाउंट्स में झाड़ू फेर कर गायब हो चुके थे। मोसाद चीफ मीर दगान से आदेश मिलते ही इंटेलिजेंस ऑफिसर यूरी ने ऑपरेशन ग्रीड को प्लान करना शुरू कर दिया था। एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, हिजबुल्लाह की आर्थिक प्रणाली पर प्रहार करना और दूसरा, लेबनान की आम जनता को उसका विरोधी बनाना। मोसाद को पता था कि ईरान से हवाई जहाजों में भर भर कर हिजबुल्लाह के लिए जो पैसा लाया गया है, उसमें से एक मोटा हिस्सा एज़ेदीन को भी निवेश करने के लिए दिया गया है। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीड में मोसाद के कुछ ऐसे एजेंट्स को चुना गया था जिन्होंने अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और MBA की पढ़ाई की हुई थी। निवेश के लिए अवसरों की तलाश में अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा एज़ेदीन इधर दुबई का टिकट बुक कराता है और उधर दक्षिण लेबनान में ही पोस्टेड मोसाद का एक अंडरकवर एजेंट इसकी जानकारी ऑफिसर यूरी को दे देता है। दक्षिण लेबनान में कई सालों से एक ड्राइवर के भेस में रह रहे इस मोसाद एजेंट का कोड नेम था अल ताहिर और ये एज़ेदीन के यहाँ आने जाने वाले मेहमानों को एयरपोर्ट से पिकअप करने का काम किया करता था। जब ऑफिसर यूरी को पता चलता है कि एज़ेदीन पैसा निवेश करने के लिए दुबई जा रहा है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो जानते थे कि मोसाद के लिए सऊदी, कुवैत और कतर की अपेक्षा दुबई में ऑपरेट करना काफी आसान होगा, क्योंकि समूचे मिडल ईस्ट में दुबई ही एकमात्र ऐसा शहर था जहां अलग अलग धर्मों और देशों के लोग बिना किसी लड़ाई के एक दूसरे के साथ व्यापार किया करते थे। इस समय तक इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब यह कि इजरायली नागरिकों को दुबई आने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मोसाद के एजेंट्स इस शहर के कोने कोने में फैले हुए थे। दुबई में बेस्ड कई कंपनियों में खास तौर पर तेल और एनर्जी के क्षेत्र में सिक्योरिटी के लिए इजराइल के रिटायर्ड फौजियों की भारी डिमांड थी। इतना ही नहीं, कई इजरायली कंपनियों की सब्सिडरीज अप्रत्यक्ष रूप से दुबई में काम कर रही थी और ऐसी ही कंपनियों के ऊपर मोसाद कड़ी नजर बनाए रखती थी। ऐसी एक कंपनी का नाम था लॉजिक, जिसका हेड ऑफिस तेल अवीव में था और मालिक माती कोशावी नामक एक इजरायली व्यापारी था। ऑफिसर यूरी एक दिन अचानक बिना बताए इस कंपनी के ऑफिस जा पहुंचते हैं और कोशावी से एक लंबी मुलाकात करते हैं।
इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद लॉजिक नाम की एक कंपनी अपने कई इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को दुबई भेजने के लिए कुछ बोइंग 737 विमान किराए पर लेती है और ये विमान सिप्रस के रास्ते होते हुए किसी तरह आबू धाबी पहुंच जाते हैं। इन विमानों से आबू धाबी पहुंचे लॉजिक के सभी कर्मचारियों को कई दिनों तक एक सेफ हाउस में रखा जाता है और एक दिन आधी रात के बाद जब इस सेफ हाउस में मौजूद ये सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो इनमें से 4 युवकों को चुपचाप बाहर निकाल लिया जाता है। अगले दिन ये ही 4 लड़के दुबई की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के डायरेक्टर बन चुके होते हैं। असल में ये चारों युवक मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स थे और मोसाद ने रातों रात दुबई की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीद इन चारों को उसका डायरेक्टर बना दिया था। दुबई के फाइनेंस जगत में कंपनियों की खरीद फरोख्त एक बहुत ही आम बात थी। ऊपर से ये चारों युवक अमेरिका में पढ़े हुए थे और इनके पास अमेरिकी पासपोर्ट्स भी थे। यही कारण था कि इस बाई आउट के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होता। निवेश की तलाश में यात्रा कर रहा एज़ेदीन जैसे ही दुबई में लैंड करता है वहां फैला मोसाद का नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। दुबई में एज़ेदीन जिन कंपनियों से मिल रहा था उनमें से एक कंपनी की सिक्योरिटी इजराइल के एक रिटायर्ड फौजी के जिम्मे थी। ये रिटायर्ड फौजी दुबई में मोसाद का एक अंडरकवर एजेंट भी था। इजराइल का ये रिटायर्ड फौजी बातों बातों में एज़ेदीन को मोसाद की उस अंडरकवर फाइनेंस कंपनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस कंपनी को 4 ऐसे अमेरिकी युवक चला रहे हैं जिनके अमेरिका के ऑयल, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। अमेरिका का नाम सुनते ही एज़ेदीन की आंखों में चमक सी आ जाती है। अमेरिका से पैसे कमाना और फिर उस पैसे का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना, इससे बढ़िया बात भला और क्या हो सकती है। यही सोचते हुए एज़ेदीन आनन फानन में इस कंपनी के डायरेक्टरों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एज़ेदीन को पता था कि लेबनान के आम लोग तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के कमांडर उसको नहीं छोड़ने वाले। घोटाले की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और चलती फिरती लाश बन चुका एज़ेदीन अब मदद के लिए अपने दोस्तों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन यह घाटा इतना बड़ा था कि उसके दोस्तों में अगर बिल गेट्स और अंबानी भी शामिल होते तो भी निवेशकों के सारे पैसे वापस नहीं कर सकते थे। एज़ेदीन कुछ विदेशी सिम कार्ड्स का इंतजाम करता है और चुपचाप दबे पांव देश छोड़ने की तैयारियों में लग जाता है। लेबनान के मीडिया में सलाह एज़ेदीन को अबू मैडॉफ की संज्ञा दे दी जाती है, एक संज्ञा जो मल्टी बिलियन डॉलर्स की पॉन्जी स्कीम चलाने वाले अमेरिकन बर्नी मैडॉफ से प्रेरित थी। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि एज़ेदीन के इस घोटाले से हुआ कुल घाटा $1 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है। इस घोटाले से हुई आर्थिक क्षति इतनी भारी थी कि हिजबुल्लाह की खुली धमकियां भी मीडिया को इसके ऊपर स्टोरीज छापने से नहीं रोक पा रही थी। उधर हिजबुल्लाह के काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट्स एज़ेदीन को देश से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लेते हैं और अगले ही दिन हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान जारी कर दिया जाता है कि एज़ेदीन तो कभी संगठन का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन यह डैमेज कंट्रोल का एक ऐसा प्रयास था जिसे फेल होना ही था। लोग पूछ रहे थे कि हिजबुल्लाह एज़ेदीन के साथ अपने कनेक्शंस को अस्वीकार कैसे कर सकता है जब उसके फंड में लगा आधे से ज्यादा पैसा खुद सेक्रेटरी जनरल शेख नसरल्लाह का है। इस घोटाले के बाद लोग हिजबुल्लाह के लाइफस्टाइल पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है कि वो तो एज़ेदीन के हाथों पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के कमांडर्स अभी भी महंगी महंगी एसयूवी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं और उनकी पत्नियां हजारों डॉलर्स के डिजाइनर स्कार्फ पहन रही हैं। नाउ लेबनान नाम की एक न्यूज वेबसाइट इस घोटाले के ऊपर एक लंबा सा लेख छापती है जिसकी हेडलाइन कुछ ये थी: एज़ेदीन के चेहरे में हिजबुल्लाह का नैतिक दिवालियापन दिखाई पड़ता है। हालत यह हो जाती है कि बेरूत और दक्षिण लेबनान में लोग अपने उन्हीं घरों और गाड़ियों से हिजबुल्लाह के झंडे उतारने लगते हैं जो उन्हें हिजबुल्लाह ने ही दिए थे। एज़ेदीन को हल्की फुल्की सजा देकर जेल में डाल दिया जाता है और हिजबुल्लाह पूरी तरह डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाता है। रेडियो, अखबारों और टीवी के जरिए लोगों को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि इस घोटाले के पीछे CIA और मोसाद का हाथ है, लेकिन इस बार लेबनान के लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे।
पहले तो 2 इजरायली फौजियों को मार के हिजबुल्लाह ने इजराइल से युद्ध मोल ले लिया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें लेबनान के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। उसके बाद उनके पिछले 3 सालों की जो भी गाड़ी कमाई थी, अब उसे हिजबुल्लाह के ही एक आदमी ने डुबो दिया था। और इतना होने के बाद भी हिजबुल्लाह के नेताओं के ठाट बाट में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। यही कुछ कारण थे जिन्होंने लेबनान की आम जनता को हिजबुल्लाह के विरुद्ध करना शुरू कर दिया था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। इस खेल में हर मोहरे ने अपनी एक एक चाल बिल्कुल वैसे ही चली थी जैसे आज से 2 साल पहले मोसाद चीफ मीर दगान ने सोचा था। सितंबर 2009 की एक रात मोसाद चीफ मीर दगान अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जिसमें ऑफिसर यूरी समेत मोसाद के और भी कई ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। पार्टी शुरू हो जाती है और जब सूट बूट पहने 4 आदमी मीर दगान के घर में प्रवेश करते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सूट बूट पहने मोसाद के चारों ऑफिसर्स दुबई के वो ही निवेशक थे जो पिछले 2 सालों से एज़ेदीन का पैसा निवेश कर रहे थे। इस पार्टी के दौरान मीर दगान ऑफिसर यूरी को साइड में ले जाकर उनसे पूछते हैं, यार यूरी एक बात बताओ कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? हिजबुल्लाह के लीडर्स इतनी आसानी से हमारे झांसे में आखिर कैसे आ गए? अपने बॉस के सवाल पर मुस्कुराते हुए ऑफिसर यूरी उत्तर देते हैं, सर चाहे एज़ेदीन जैसा व्यापारी हो या फिर शेख नसरल्ला जैसा कमांडर, हिजबुल्लाह के लिए ना ही धर्म सर्वोपरि है और ना ही इजराइल की तबाही। उनके लिए अगर कुछ सर्वोपरि है तो वो है पैसा और उस पैसे का लालच।